नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीपीएससी के जो लेटेस्ट सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें 15 आयोग दिए हुए हैं। और यूनिट नंबर 10 के हिसाब से जो नया सिलेबस उन्होंने जो नया पाठ्यक्रम अनाउंस किया है, तो उस 15 आयोगों में से सबसे पहले नंबर पर है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन पहले पूछे नहीं जाते थे, ये अलग से इस बार ही डाला है, लेकिन इस बार इसको अलग से स्पेसिफाई कर दिया गया है इन सभी आयोगों को, 15 आयोगों को। ठीक है। तो यहाँ से अब आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने ही आने हैं। और आप अगर सीरियसली एमपीपीएससी प्रीलिम्स की को निकालना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इन 10 जो आपको ये जो 15 टॉपिक है इनको कैसे भी करके छोड़ के नहीं जाना है, आपको इनको कवर करके जाना है, बार बार रिवीजन करके जाना है। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों इन 15 टॉपिकों से 10 नंबर कंफर्म करना। ठीक है। 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन कंफर्म करना, नंबर तो आप 20 हो गए। ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। और आपको लगता है कि ये इसका मतलब आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक है और आपके रिवाइज करने लायक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के लिए 1.5 जो एक्स की स्पीड पे आप देखना, और तो इससे रिवाइज हो जाएगा। या अपने साथ नोट्स जरूर बनाते चलिए, मैं यही बोलूँगा। अगर आपको वीडियो फिर से नहीं देखना है तो आप नोट्स जरूर बनाते चलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत काम आते हैं। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपन चल देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन, जिसमें हम जानेंगे कि कब इसका गठन हुआ, ये कैसी संस्था है। ठीक है। और इसके गठन का प्रावधान है कहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा, हम इसकी संरचना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है। संरचना का मतलब ये किन किन लोगों से मिलकर के बना हुआ है, इस तरीके से इसकी संरचना जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं उनकी पदावधि। और ये कौन होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, ये आगे जाकर के हम जानेंगे। और इनकी क्या सेवा शर्तें हैं, इनकी क्या पदावधि है, मतलब ये कब तक पद पर रहने वाले हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। एक ये है आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष। दोस्तों, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कब काम कर पाएगा, जब कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो इनको फिर मान लीजिए राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, जैसा अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है और वही इन पे कल को प्रेशर बनाने लगे कि हमारे हिसाब से काम करो। तो ऐसे कुछ प्रावधान होंगे जो इन पे प्रेशर नहीं आएगा, इन पर जो निष्पक्ष रूप से ये काम कर पाए बिना किसी टेंशन के। तो उन प्रावधानों के बारे में जानेंगे। आयोग की शक्ति और कार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आयोग बनाया गया है तो इसके कुछ शक्ति और कुछ ना कुछ कार्य तो होंगे, मतलब कुछ ना कुछ काम तो करेगा। तो ये भी देखेंगे क्या इसके शक्ति और क्या कार्य हैं। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पर ये देखना मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त बोल लीजिए आप। अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया तो सिंपल है, कुछ है नहीं है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और सातवां है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग कैसा है, एक स्थायी है और एक स्वतंत्र निकाय है। स्थायी का क्या मतलब है, मतलब कि ये एक परमानेंट निकाय है। ठीक है। परमानेंट बॉडी है, ये टेम्परेरी बॉडी नहीं है। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है, ये हमेशा रहने वाला है। जब से ये बना है इसको, अब जैसे आपने फाइनेंस कमीशन का नाम सुना होगा, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का क्या होता है, उसको बनाया जाता है फिर से डिसमिस कर दिया जाता है, या राष्ट्रपति उसको कई बार 5 साल से पहले भी बना देता है जरूरत पड़ने के हिसाब से। तो ये क्या है, टेम्परेरी निकाय है, लेकिन ये एक स्थायी है, परमानेंट बॉडी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग एक कैसी बॉडी है या कैसा निकाय है, तो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को, 1950 को। यानी कि स्वतंत्रता दिवस, वो सॉरी रिपब्लिक डे से, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले। वो 25 जनवरी को ही, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को। अब संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद
राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब ये चीज समझिए, देखिए हमारे संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान स्थिति अनुच्छेदों का ऐसा है कि 465 भी कई कई आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन मूल संविधान में अपने आर्टिकल्स कितने हैं? तो वो थे कितने? 395। और भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों में से जो 15वां भाग है, उस 15वें भाग में आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन दिया गया है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये कौन कौन से इलेक्शन कराएगा? तो ये 4 प्रकार के इलेक्शन कराएगा। 4 कौन कौन से हैं? तो संसद का, राज्य के जो विधानमंडल है उनका, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। संसद का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लोकसभा के चुनाव भी यही कराएगा। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, लोकसभा के जिनको हम बोलते हैं सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके इलेक्शन कौन करवाता है? तो कौन करवाएगा? यही करवाएंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग। उसके बाद राज्यसभा के इलेक्शन कौन करवाएगा? तो वो भी इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ठीक है, राज्य के विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इनके भी चुनाव कौन कराएगा? तो यही कराएगा, निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। तो आपको केवल ये चारों चीजें याद रखनी है कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। किसके? इन्हीं के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, इन्हीं के डायरेक्शन में यानी कि इन्हीं के निर्देशन में काम होता है और इन्हीं के कंट्रोल में चुनाव होते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, अब जैसे कि हम जानते हैं अपनी इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अब किसी भी देश की यानी अपने देश की नींव क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की नींव क्या है? लोकतंत्र की नींव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगर चुनाव ही स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे कि जनता जिसको चुनना चाह रही है वो नहीं ढंग से चुना गया और कोई दूसरा बंदा उसको चुन करके आ गया, क्यों? क्योंकि फ्रॉड तरीके से चुनाव हुए हैं, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। ठीक है, तो इसके संचालन और इसी के निर्देशन में सारे इलेक्शन कराए जाते हैं और ये चारों के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो संरचना इसमें इसका फॉर्मेशन देखते हैं किस किस से मिलकर के ये बना हुआ है। तो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर के बना होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इसमें इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि 1+2 ये बॉडी है, 3 मेंबर की ये बॉडी है। ठीक है, इसमें ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और ये दोनों क्या है? अन्य आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के। जानते हो इनकी नियुक्ति, तीनों की ही नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। प्रादेशिक आयुक्त, अब ये कौन सा नहीं भैया टर्म आ गई। प्रादेशिक आयुक्त होते हैं अपने रीजनल कमिश्नर जो होते हैं, क्षेत्रीय कमिश्नर जिनको अपन आयुक्त बोलते हैं, इनकी नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा? तो वो करेगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर आवश्यक समझे तो वो कर सकता है नियुक्ति, इसका प्रावधान है। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, 1950 से लेकर के 1989 तक केवल एक सिंगल मेंबर बॉडी थी ये, जिसमें अकेला एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। उसके बाद 1989 से 1990 तक ये इसमें आयुक्त, 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर ली गई। ठीक है, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। इसके बाद फिर इससे इनको हटा दिया गया 1990 से। फिर
1990 से 1993 तक ये क्या रहा, ये मैंने अभी एक टेबल है उसमें समझाऊंगा मैं आपको पूरा। अभी आप इतना समझ लीजिए। तो चलिए मैं आपको वो बता ही देता हूँ। देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हम जानते हैं कि जो पहले वोट देने की आयु 21 साल हुआ करती थी, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कब 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। तो इससे क्या हुआ था? इससे नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ वोटर बढ़ गए तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? चुनाव आयोग की थी, निर्वाचन आयोग की थी। उसमें केवल एक ही मेंबर हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, मतलब काम का लोड ज्यादा आ जाने की वजह से फिर क्या हुआ, अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा करी गई। ठीक है। फिर वही इसमें लिखा हुआ है, 1950 से 1989 तक ये एक सदस्यीय बॉडी रहा, यानी कि केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काम करते रहे। फिर 1989 से लेकर के 1990 तक ये बहुसदस्यीय यानी कि 1+2। ठीक है। और 1990 जनवरी 1990 से फिर 1993 तक ये एक सदस्यीय बॉडी रहा, यानी कि फिर से इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने काम किया। उसके बाद फिर लगा कि यार ये ऐसे काम चल नहीं पाएगा, बार बार हटाना, बार बार करना, क्योंकि उस समय आप ये जो दौर देखोगे ना आप, ये वाला, इसमें बहुत इलेक्शन हुए थे। एक्चुअली 1991 के इलेक्शन हुए थे, उससे पहले ही राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तो बीपी सिंह की सरकार आ गई थी संयुक्त मोर्चा की। ठीक है। तो ऐसे क्या कई बार इलेक्शन हुए, गठबंधन का दौर हुआ, उसी समय शुरू हुआ था। तो बार बार यही चीज करने पर बस, तो फिर 1993 से अब तक क्या है, कंटिन्यू क्या चला रहा है, बहुसदस्यीय, यानी कि एक और दो। इन दो कौन है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। तो बस इसमें याद रखने लायक क्या है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो आप आंसर करोगे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब कर दी गई? तो 1988 में। दोस्तों, ये संशोधन 1989 में हुआ था, लेकिन इस संशोधन को लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 1989 में। ठीक है। 1989 में इसको लागू किया गया था। अब इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि जो आयोग है उसने एक सदस्यीय आयोग के रूप में कब तक काम किया था? तो आप ये डेट थोड़ा सा टाइमलाइन याद रख लीजिए। वैसे इस यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं उनकी पदावधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं वो किसके इक्वल रहेंगी? वो रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान रहेंगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसके इक्वल इनकी सभी सेवा शर्तें जो भी हैं उसी उन्हीं के इक्वल रहने वाली है। चाहे उनके वेतन की बात कर लीजिए, भत्ते की बात आप कर लीजिए, उनका जो अनुलाभ रहने वाला है वो भी सब किसके इक्वल रहेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इक्वल रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ यही जवाब देना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन और भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। दूसरा, विचार में मतभेद के दौरान बहुमत के आधार पर निर्णय, जो कि हमेशा आप देखते हैं डेमोक्रेसी है देश में, तो अधिकतर चीज़ों में आपको डेमोक्रेसी ही दिखेगी। तो इसमें भी जैसे 3 मेंबर हैं और किसी बात को लेकर के मतभेद है, मतभेद मान लीजिए कि चलो मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि इस बार के इलेक्शन जो है हम 20 तारीख को रखते हैं, लेकिन वहीं जो 2 अन्य हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार 21 को रख लो, क्योंकि मुझे 20 तारीख को मुझे अपनी बहन की शादी में, मुझे अपनी बेटी की, मेरी बेटी की शादी है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो 21 को रख लो। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया हमें तो 20 को ही करवाना है, और ये 21 को बोल रहे हैं दोनों मिल करके। तो बहुमत के आधार पर फैसला होगा, वोटिंग होगी। तो फिर जब ये लोग बोल देंगे 2 लोग मिल करके कि हाँ 21 को होगा, और ये अकेले बोलेंगे कि 20 को होगा, तो चुनाव किस तारीख होगा? 21, मतलब 21 तारीख को होगा। तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और
नेक्स्ट है इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य अन्य चुनाव आयुक्त हो, तो उनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष का। 6 वर्ष और 65 वर्ष कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई है, जैसे कोई रमेश है या कोई भी बंदा है, तो वो निर्वाचन आयुक्त के तौर पे उसने 63 साल की एज में ज्वाइन किया है, तो वो केवल 2 साल तक अपने पद पर रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो 65 साल तक ही रह पाएगा, उससे ज्यादा अगर उसकी एज हो जाती है तो उसको इस पद पर रहने की मतलब ये उस पद पर नहीं रह सकता है। या फिर अगर मान लीजिए वो 55 की एज में कोई ज्वाइन करता है तो 6 साल तक वो काम कर लेगा और 61 में वो यहाँ से रिटायर हो जाएगा। तो ये इसकी है कि इनका कार्यकाल कितने का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये आप याद रखना। अपना ये है फोर्थ, निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं और प्रादेशिक आयुक्त हैं, इन दोनों की सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कई कई आयोग या कई कई एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सेवा शर्तें हैं वो संसद डिसाइड करती है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाचन आयोग में क्या है कि निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों जो कि रीजनल कमिश्नर है उनकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति भारत का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अगर इस आयोग को काम करना है तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो इलेक्शन अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए ये जरूरी है कि जो इस पर काम कर रहा है उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो, राजनीतिक दबाव उस पर ना हो, या जो उसको इनसिक्योरिटी ना हो कि कल को मुझे कोई मेरे पद से हटा देगा। तो इसके लिए कुछ प्रावधान करे गए हैं, वो प्रावधान क्या है वो हम देख लेते हैं। एक तो इनके हटाने की प्रक्रिया, इनके जो हटाने की प्रक्रिया है, देखिए राष्ट्रपति इनको अपॉइंट तो कौन करता है? इनको राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ी सी जटिल है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उनके उनको जो हटाया जाता है वो हटाया जाता है दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। ये क्या होते हैं वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब राष्ट्रपति चाहें जब उसको हटा दें, क्योंकि भैया वो राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, ऐसा तो है नहीं। मान लो राष्ट्रपति ने कल उनको अपॉइंट करके भेज दिया और वो चाहते हैं कि वो उनके मुताबिक काम करे, अगर वो उनके मुताबिक काम नहीं करेगा तो राष्ट्रपति उसको हटा देंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए क्या होगा, विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होगा, तब जा करके वो हटेंगे, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी आप ये समझिए और ये समझिए, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, एक ऐसी शर्त भी है कि गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये एक प्रावधान है जो कि आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाता है। गैर लाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे कि अभी इनकी सैलरी है, चुनाव आयोग जो अपने मुख्य चुनाव आयोग है उनकी कितनी सैलरी है? तो वो है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अब ये जो 2.5 लाख रुपए है, इसमें कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से 2.5 लाख से हम इसको 2 लाख रुपए से इसकी सैलरी नहीं कर सकते। इनके वेतन भत्तों में हम कटौती नहीं कर सकते, वेतन भत्ते या जो भी अनुलाभ इनको मिलते हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती, केवल उनको बढ़ाया जा सकता है, इनको कम नहीं किया जा सकता। गैर लाभकारी परिवर्तन का मतलब यह है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यही पावर राष्ट्रपति जी को या किसी संसद को या प्रधानमंत्री को या किसी को भी ये पावर दे दी जाती तो ये एक ऐसा हो सकता था कि इनसे काम करवा लें, इन दबाव दे करके कि देखिए आप हमारे हिसाब से काम करिए, नहीं तो हम आपकी सैलरी जो है 1 लाख पे लाके रख देंगे, हम आपके वेतन भत्ते काट लेंगे, सैलरी काट लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 10 बातें ऐसी कर करके इनके अपना काम निकलवाया जा सकता था। तो इसीलिए सीधा सीधा पहले ही लिख दिया गया है कि गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है इसमें, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर
हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, प्रादेशिक आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सिंपली हटा सकता है। कैसे? केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त थोड़ी सी सिफारिश कर दें तब। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति खुद से हटा देंगे इनको भी, कि राष्ट्रपति क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि बहुमत के आधार पर फैसला होता है। कि मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो ईमानदार है, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन है, और जो दो अन्य हैं वो ऑनेस्ट नहीं है। वो क्या है, वो राष्ट्रपति के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो वो तो अधिकतर काम करा ले जाएंगे। क्यों करा ले जाएंगे? क्योंकि मेजोरिटी से फैसला होना है, बहुमत के आधार पर होना है। तो इनको तो ये भी निष्पक्ष रहें, तो इनके लिए प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति इनको ऐसा नहीं है कि खुद से राष्ट्रपति हटा दे। राष्ट्रपति भी इनको कब हटा पाएंगे? जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे हटाएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी आप समझिए। अब थोड़ा सा हम इनकी जो प्रक्रिया है वो देख लेते हैं हटाने की। जो मुख्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, निर्वाचन आयुक्त की क्या प्रक्रिया है ये आप देखिए। एक तो किस आधार पे हटाया जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस ग्राउंड पे इनको हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के क्या क्या आधार हो सकते हैं? तो एक तो साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी, और कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर के साबित, वो भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए, या प्रूव्ड इनकैपेसिटी हो, यानी कि उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है वो इस पद को संभाल पाए, तो हम उसको हटा सकते हैं। और वो हटाने की क्या प्रोसेस रहेगी वो अभी अपन देखते हैं। देखो, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में अपना, लोकसभा में अपने 545 और इसमें 230 सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा इनको हटाने के लिए, या तो वो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर वो राज्यसभा में लाया जा सकता है, किसी में भी पहले लाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और राज्यसभा में लाया जाएगा तो कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाएंगे। ये आप प्रोसेस थोड़ी सी समझ लीजिए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रस्ताव है उसको लाने के लिए, तो आप बता दोगे 50, ठीक है। और लोकसभा में कितने की है? तो वो 100 यानी कि 100, ठीक है। अब ये 100 सदस्यों ने इसका समर्थन दे दिया। अब ये आएगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों में से कोई से में भी। तो अध्यक्ष या सभापति अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, अध्यक्ष किसका होता है? लोकसभा का, सभापति है राज्यसभा के, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो सभापति अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो फिर क्या होगा? 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। या तो मान लीजिए इन दोनों, जो अध्यक्ष और जो सभापति हैं वही प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। प्रोसेस आगे क्या बढ़ेगी? वो 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, और ये 3 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी, जो समिति होगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी। और उस रिपोर्ट में अगर ये पाया गया कि इन्होंने उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो गया, या उनकी अक्षमता प्रूव हो गई, इनकैपेसिटी प्रूव होती है, तो उनको फिर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया 545 सदस्य, 2/3 लोकसभा में इसको पास होना चाहिए, और 230 सदस्य हैं इसमें। तो अब ये तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं, लेकिन इतने हर बार उपस्थित नहीं होते। मैं कहता हूँ उस दिन 300 सदस्य उपस्थित थे लोकसभा में, तो 300 उपस्थित थे, यानी कि 200 मेंबर ने अगर इस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो आप मान के चलिए कि लोकसभा से तो चलो ये पास हो गया, ऐसे ही राज्यसभा से भी मान लो उस समय कितने हैं? 150 मेंबर राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 कितना हो गया? 100। ये भी पास कर देते हैं, तो ये इन दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देंगे कि चलो भैया अब आप घर जाइए। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया यही है। अब यही जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अपने मुख्य न्यायाधीश, उनको हटाने की प्रक्रिया भी यही है। तो आपका यहाँ पर ये चीज भी कवर हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये प्रक्रिया है
कि उनको एक तो साबित कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाया सकता है, फिर वो प्रस्ताव लेके आएगा, वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा तो 100 सदस्य मंजूरी देंगे उसको, तब जाएगा राज्यसभा में जाएगा तो 50 सदस्य मंजूरी देंगे। फिर जब उसको स्वीकार कर लिया जाएगा अध्यक्ष सभापति के द्वारा तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। फिर उसके बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जब वो पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। ये एक सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी शक्ति और कार्य। तो निर्वाचन आयोग जब बना है तो इसकी कुछ ना कुछ शक्तियां भी होंगी और ये कुछ ना कुछ काम तो करेगा, तभी तो भैया हमने इसको बनाया है। तो इसकी शक्ति और कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है अपना प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सलाहकारी यानी कि एडवाइजरी, और ये है अपना अर्ध न्यायिक यानी कि क्वाजी जुडिशियल। ठीक है, ये इन तीनों के उसमें विभाजित इनको किया गया है शक्ति और कार्यों को। प्रशासनिक कैसे के, और सलाहकारी क्या यानी कि कई कई मामलों में सलाह भी देता है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। कई कई मामलों में अर्ध न्यायिक, जैसे अर्ध न्यायिक का मतलब न्यायालय के तौर पर भी काम करेगा। और प्रशासनिक के तौर पर तो आप देख ही रहे हैं कि हर सारा काम ये प्रशासन के तौर पे ही कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो शक्ति और कार्य है वो अभी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये क्या काम करेगा कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करेगा। ठीक है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना इसका काम है। परिसीमन आयोग का मतलब क्या है? जैसे ये है अपना, ये अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे पार्ट ए और बी, ए और बी। अब ये जो क्षेत्र है इसमें हम जानते हैं कि एक सांसद का इसमें एक चुनाव होना है, और ये काय पे होता है? तो ये 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सांसद चुना जाता है। तो अभी तक तो इस एरिया में टोटल 10 लाख थी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप देखोगे, सॉरी दोस्त धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इसी में 10 लाख लोग यहीं पे हो गए। तो ये जो नए भूभाग है इनके जो परिसीमा करना, नए क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का काम है। तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे। मान पहले तो इस क्षेत्र में केवल एक ही सांसद था, अब इस क्षेत्र में 2 सांसद हो गए, तो नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा के बढ़ जाएंगे ना। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, नई संसद का निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें बैठने की क्षमता है वो 545 है। लेकिन आने वाले समय में जब जनसंख्या के आधार पर अब सब रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनसंख्या के आधार पर जब सांसद या जो है संसद के जो सदस्य हैं वो जाकर के बैठेंगे, तो उसमें इतनी बैठने के लिए जगह ही नहीं है, इतने मेंबर जो उसमें बैठ पाए। तो इसीलिए नई जो संसद है उसका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें शायद 888 ही लोग हैं जो लोकसभा में बैठ पाएंगे, और ऐसे ही कुछ 500 कुछ सदस्य हैं जो आप कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, तो परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में भूभाग का निर्धारण करेगा। एक तो ये चीज हो गई इसकी, ये इसके कार्य हो गए। और अभी तक जो परिसीमन आयोग है वो अपना 4 बार इसका गठन किया गया है, और अब जो होना है वो शायद अब जो होना है वो 1932 में होना है, जो 1931 की जनगणना के बाद हम इसका गठन करेंगे, ये आप याद रखना। दूसरा है इसका निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचक नामावली कैसे तैयार होगी ये भी आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक तो मान लीजिए 2019 में अभी चुनाव हुए, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होने हैं? तो 24 में होने हैं। तो इस बीच जो 13 साल का कोई बंदा होगा वो 18 का हो गया होगा, तो उसको भी निर्वाचन नामावली में लाना है। या 14 साल का वो बंदा 19 का हो गया होगा, तो उसको निर्वाचन नामावली में उसका नाम आना चाहिए उस सूची में। तो ये हर साल इसको अपडेट करने का काम यही है। और दूसरा ये भी है कि इसी दौरान, इन 5 सालों के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी या जिन्होंने भारत की नागरिकता ही त्याग दी होगी, तो उनको इस नामावली से बाहर करना, और जो इसमें अभी जो वोट डालने के लिए योग्यता रखते हैं उनको इस नामावली में जोड़ना है। ये भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। ठीक है, अब निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, ये भी सब इन्हीं का काम है कि निर्वाचन किस डेट को होगा, किस टाइम पे होगा, समय कितने चरणों में होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। इसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देना,
कि राजनीतिक दलों कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसको मान्यता कौन देगा? तो निर्वाचन आयोग देगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीएसपी हो, कोई सी भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनको मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग तो उनको मान्यता देता है। ठीक है। चुनाव चिन्ह देने संबंधी विवाद के संबंध में न्यायालय की तरह काम करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके जो शक्ति और कार्य है उनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्याय। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये न्यायालय की तरह काम कर रहा है। चुनाव चिन्ह देने संबंधी, जैसे कोई पार्टी है, अभी आपको पता होगा तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के जो पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? 2 पत्ती उसका चुनाव चिन्ह था। तो इनकी जो लीडर थी जयललिता जी, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद ये पार्टी 2 भागों में बट गई। 2 भागों में बट गई तो दोनों में लेकर के ये विवाद होने लगा कि जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसको कौन लेगा। ठीक है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जब ये विवाद होने लगा तो उन्होंने क्या किया, निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया और ये कहा गया कि दोनों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। तो ऐसे जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का कार्य भी किसका है? तो वो है निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों को, पार्टी और जो मेंबर हैं, जो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उनको आदर्श आचार संहिता उनके लिए निर्मित करना कि जो इलेक्शन में जो व्यय है सरकारी पैसे का वो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें या कुछ मिसबिहेवियर उनका ना हो, या आचार संहिता के दायरे में रह करके वो काम करेंगे। तो ये किसका काम है? ये निर्वाचन आयोग का काम है। और नेक्स्ट देखोगे आपके संसद सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। एक तो यहाँ पर ये राष्ट्र और यहाँ पे ये संसद और राष्ट्रपति, इन दोनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? देखिए, संसद सदस्यों की निर्हरता आप जो भी पढ़े इसको बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन या निर्योग्यता है। संसद का कोई भी सदस्य जो कि डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, तो इस मामले में वो संसद के किसी भी सदस्य के मामले में वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, क्योंकि सलाह देने का काम भी इसका है। मैंने अभी आपको बताया 3 आधार पे, भूलना नहीं है दोस्तों, बार बार इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पूछा जाएगा तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। अभी 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो 3 आधार है, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्याय। तो इस टाइम पे ये सलाह दे रहा है। तो संसद सदस्यों की को अगर डिस्क्वालीफाई करने के लिए सलाह देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और विधानमंडल के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या उनके डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में अगर उसको सलाह देनी है तो वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये आप याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग किसको परामर्श देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, संसद को, या जो भी आपसे एक क्वेश्चन और जो भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है राज्यपाल का। ठीक है। एक और इसका काम क्या होता है? निर्वाचन रद्द करना। चुनाव ही रद्द कर देंगे भैया। ये क्यों रद्द कर देंगे? ये कर देंगे अगर मान लीजिए मतदान केंद्र में कुछ लूटपाट हो गई, कुछ हिंसा हो गई, ठीक है, या बूथ कैप्चरिंग जो अपन सुनते हैं, कुछ वहाँ पे हिंसा हो गई, यानी कि जो है कुछ मर्डर वर्डर हो गया, कुछ गोली चल गई, या जो भी कुछ ऐसी कोई भी अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द कर सकता है। ये पावर है किसके पास है? तो निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है। अब निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से ये आग्रह करेगा। अब देखिए भैया, अभी आप देखोगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों मिलकर के तो चुनाव नहीं करा सकते, तो इनको कर्मचारियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो इस मामले में कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से वो आग्रह करेगा कि भैया हमें दे दीजिए, और आमतौर पर वो दे ही देते। ठीक है। तो अब राष्ट्रपति और राज्यपाल ये याद रख रहे हैं, इसमें अगर संसद पूछ ले, विधानमंडल पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है। कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। जैसे अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब उस दौरान मान लो 1 वर्ष हो गई, 1 वर्ष के बाद निर्वाचन आयोग ये राष्ट्रपति को सलाह देगा कि अभी आपको वहाँ पर चुनाव कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। तो ये सलाह देने का काम कौन करेगा?
तो ये भी चुनाव आयोग करेगा। दोस्तों अक्सर अधिकतर काम जो हैं, अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो और उसमें चुनाव से संबंधित कुछ जिक्र है, तो आप मान के चलिए कि निर्वाचन आयोग के पास इसके पास पावर या शक्ति होगी ही होगी। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया उनको आप याद कर लेना। वैसे आप अपनी आंखें बंद करोगे, 2-3 बार इसको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आ जाएंगी सारी चीजें अभी। ठीक है, रिवाइज जरूर करते रहना, वो बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम जानेंगे। तो सबसे पहले 3 चीजें देखिए। एक तो सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो। दूसरा सदस्यों की पदावधि, और तीसरा दूसरी नियुक्तियों पर रोक। इन तीनों का वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है, कि संसद के जो अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर आपको बनना है, आप जो है बढ़िया, मान लो अभी जगह निकली है आपके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और आप बनना चाहते हो, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 12th पास हो, 10th पास हो, या भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी योग्यता संविधान में वर्णित उसकी नहीं है। ऐसे ही सदस्यों की पदावधि का भी कोई संविधान में वर्णन नहीं किया गया कि 6 वर्ष हो, कि 7 वर्ष हो, 8 वर्ष हो, 10 वर्ष तक रहेगा, 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। ये जो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आय है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ये डिसाइड करी गई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दूसरी नियुक्ति, जैसे मान लो वो 61 साल की एज में कोई बंदा रह गया और जो है निर्वाचन आयुक्त के तौर पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उसने काम किया, तो क्या उसके बाद वो किसी और आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है क्या, या वो कहीं और किसी सरकारी संस्था में काम कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसा इसमें संविधान के बाद, इसमें संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, बल्कि अन्य आयोग में आप देखोगे कि मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो एक बार अपने पद पर रहने के बाद वो किसी और पद पर काम नहीं कर सकता, ये जो है शर्त होती है। ठीक है, अब एक है ये मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही हैं? तो वो BS रामा देवी रही हैं। देश का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था, जिसमें लगभग 17.3 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। और एक इनका संचालनालय भी है आयोग का, निर्वाचन आयोग का, कहाँ पर है? तो वो आप थोड़ा सा याद रखना, नई दिल्ली में, जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 सदस्य जो है काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। यहाँ पर राज्य शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बार बार आप रट जाइए, कोट की पी जाइए, जो भी करना है आप करिए। कि स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या है? स्थानीय निकाय तो है ही है। अब इनके जो चुनाव है जो अभी होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, नगरीय निकायों के, नगर निगम के अगर चुनाव होने हैं या नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग इसका काम नहीं करेगा। कि भारत का निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य के निर्वाचन आयोग की इसकी जिम्मेदारी है। और राज्य का निर्वाचन आयोग क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, और तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। पहला कौन सा था? सदस्यों की योग्यता, पदावधि और दूसरी नियुक्तियों पर रोक, इनका वर्णन संविधान में नहीं है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है? BS रामा देवी हैं। और ये तो अभी पूछा ही गया था 2019 में, तो इस बार तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देश का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 51-52 में हुआ था, और इसमें 17.3 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। आयोग का जो संचालन सचिवालय है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और स्थानीय निकायों के चुनावी कंडक्ट नहीं कराता है। स्थानीय निकायों को आपको पता होगा 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वें ग्राम में जो अपने ग्राम पंचायतों की बात करी गई थी पंचायत में, और इसमें नगरीय निकायों में, नगर पालिकाओं में, नगरीय निकायों में चुनाव की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना है। अब दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताना, सुनील अरोड़ा। अब ये वर्तमान क्यों बोल रहा हूँ मैं, आज बता रहा हूँ। आज दिनांक है 11 जनवरी 2021 को। आज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताना। अब मान लो मैं आपसे अभी बता दूं 11 जनवरी को, कल सुबह जब आप सो करके उठो तो ये चेंज हो जाए। ठीक है,
तो उस समय आप ये वीडियो देख के ये मत कहना कि सर आपने तो गलत बता दिया, इसीलिए मैंने ये डेट आपको पहले ही लिख दी है। तो इसके लिए आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अप्रैल में आपका है, तो उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा 8-10 दिन पहले कि अभी कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो ये एक आपका रहा। और बाकी मतलब ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त हैं, और राजीव कुमार भी निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आज अपना इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद करी है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो को लेकर के, या आने वाले कुछ और सुझाव हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।